हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया। सो स्टूडेंट्स, हम लोग थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना, और थर्मोडायनामिक्स में जो आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ दैट इज अबाउट द हेस लॉ। तो हेस लॉ होता क्या है ये समझने में आपको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। और ये क्वेश्चन आना कि व्हाट इज हेस लॉ या डिफाइन हेस लॉ, ये बहुत रेयर है, बट यस उसके एप्लीकेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो काफी हमारे इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें ये तो हम पढ़ेंगे कि दैट व्हाट इज हेस लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय हेस लॉ, लेकिन उसके साथ साथ हम उसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे और साथ ही साथ मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी, जिससे आपको हेस लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि एक बच्चे ने अभी हाल ही में मुझे कमेंट करके बोला था दैट मैम विद क्वेश्चन अगर आप अपनी वीडियो को एक्सप्लेन कर पाएंगे तो हमारे लिए समझना और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस टॉपिक को मैं विद न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ताकि ये क्वेश्चन आप किस तरीके से न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हो उसका आइडिया आपको आ सके। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली बात तो कि हेस लॉ है क्या, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय हेस लॉ, हेस लॉ है क्या। सो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है बेटा, उस रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है या अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों में से कोई भी चीज हो रही है, चाहे इवॉल्व हो रही हो चाहे एब्जॉर्ब हो रही हो, सो द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन is same whether the reaction takes place in a single step or in a multiple step. अगर आपकी एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन आप सिंगल स्टेप में परफॉर्म कर रहे हो या फिर वो रिएक्शन आप नंबर ऑफ स्टेप्स में परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, दोनों के केस में जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब आएगा वो क्या होगा, इक्वल, एंड दिस इज हेस लॉ। सो हेस लॉ क्या कहता है, हेस लॉ कहता है आपका the amount of heat evolved और absorbed, जो अमाउंट ऑफ हीट हमारी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, या जो अमाउंट ऑफ हीट हमारी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन में। ये नहीं कि आप इवॉल्व जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है वो किसी एक रिएक्शन की ले रहे हो और जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो किसी दूसरी रिएक्शन की ले रहे हो, नहीं, एक ही रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है या फिर जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों में से कोई भी चीज, ठीक है, इन अ रिएक्शन इज सेम whether the reaction takes place in one step or in multiple step। तो आपकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन चाहे एक सिंगल स्टेप में परफॉर्म हो या फिर वो रिएक्शन चाहे आपका किस में हो, मल्टीपल स्टेप्स में परफॉर्म हो, उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड होगा वो दोनों के केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट मीन्स क्या है कि जो अमाउंट ऑफ हीट चेंज है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बाय विच द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है तो चाहे आप रिएक्टेंट को कैसे भी प्रोडक्ट में चेंज करो, किसी भी तरीके से प्रोडक्ट में चेंज करो, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम है तो जो अमाउंट ऑफ हीट वहां पे चेंज हो रहा है, चाहे इवॉल्वेशन के फॉर्म में चाहे एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जो अमाउंट ऑफ हीट चेंज वहां पे हो रहा है वो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, ठीक है। लेट अस टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सपोज हमारे पास आपका ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं और उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। या फिर आप ये ले लो, आपके पास क्या है, एक सॉलिड कार्बन है, सॉलिड कार्बन का आप कंबशन कर रहे हो, यानी उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो और आप इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, CO2 में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन हमारी क्या होगी, C सॉलिड
प्लस O2 गैस, इट गिव्स CO2 गैस। कार्बन है, कार्बन का हमने क्या किया, कंबशन किया, यानी कि इसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसने क्या बनाया, CO2 बनाया। अब इस समय जो हमारा डेल्टा H आता है बेटा, ठीक है, जो डेल्टा H आता है हमारा, वो आता है मेरा -393.5 किलो जूल पर मोल, ये आता है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन हमारी किस में हुई है, सिंगल स्टेप में हुई है। अब यही रिएक्शन मैं क्या करती हूँ, आपका 2 स्टेप में परफॉर्म करती हूँ, ये चीज हो गई। अब यही रिएक्शन मैं क्या करती हूँ, 2 स्टेप में परफॉर्म करती हूँ। पहले मैं इसको कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करूंगी और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करूंगी, कार्बन डाइऑक्साइड में। इट मींस फर्स्ट आपका कार्बन किस में कंबस्टेबल होगा, किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में, और फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो दूसरे में क्या हुआ, हमारा जो कार्बन सॉलिड था वो फर्स्ट किस में कन्वर्ट हुआ, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड में, और उसके बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड था वो किस में कन्वर्ट हुआ, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वाले केस में तो क्या हुआ, सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन हो गई, इसमें ये रिएक्शन किस में हुई है, 2 स्टेप में हुई है। तो यहाँ पे जब हमने डेल्टा H की वैल्यू देखी बेटा, तो फर्स्ट वाले के केस में जो डेल्टा H की वैल्यू आती है वो आती है -110.5 किलो जूल पर मोल, और दूसरे के केस में जो डेल्टा H की वैल्यू आती है वो आती है मेरी -283.0 किलो जूल पर मोल। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है बेटा, ठीक है। अब देखो, जब ये रिएक्शन आपका सिंगल स्टेप में हुई थी, उस समय जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे इवॉल्व हुई थी वो कितनी हुई थी, 393.5 किलो जूल पर मोल इवॉल्व हुई है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि माइनस का साइन आया है वहां पे, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन 2 स्टेप में परफॉर्म हो रही है तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है वो कितनी होगी, दिस प्लस दिस, ठीक है, यानी कि -110.5 -283.0 किलो जूल पर मोल, और ये टोटल कितनी आएगी बेटा, -393.5 किलो जूल पर मोल। तो किस पे डिपेंड हुआ, ये सिर्फ किस बात पे डिपेंड हुआ, इनिशियल जो रिएक्टेंट था वो दोनों केस में क्या था, कार्बन, और फाइनल जो प्रोडक्ट था वो दोनों केस में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इनिशियल रिएक्टेंट या फाइनल प्रोडक्ट चेंज होता तो यस, ये इंथैल्पी चेंज भी चेंज होता, ये इंथैल्पी की वैल्यू भी चेंज होती, लेकिन क्योंकि इनिशियल प्रोडक्ट और फाइनल जो रिएक्टेंट, इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट जो था वो सेम था, तो यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज आया वो क्या रहा, सेम रहा, एंड दिस इज हेस लॉ। ये हमारा हेस लॉ है, क्लियर। तो हेस लॉ क्या कहता है, चाहे रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो, चाहे रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप में हो, जो अमाउंट ऑफ हीट चेंज होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ किस बात पे डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट क्या है या प्रोडक्ट क्या है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि रिएक्टेंट ने किस वे में प्रोडक्ट बनाया है, किस पाथ में जाके उसने अपने आप को किस में कन्वर्ट किया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है, एंड दिस इज हेस लॉ। ये हमारा हेस लॉ, क्लियर बेटा, क्लियर, हेस लॉ क्लियर होगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे, एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो इसकी 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है बेटा। फर्स्ट है आपका, हेस लॉ इज यूजफुल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, calculation of enthalpy of hydration। तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को बेटा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, आपका हेस लॉ यूज करते हैं, क्लियर। सेकंड इसका क्या है, सेकंड है आपका कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन।
एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। अब एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जैसे हमारा कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये एटम्स किस में एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट एलोट्रॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक एलोट्रॉपिक फॉर्म जब दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, स्लो प्रोसेस होती है, और उस समय जो अमाउंट ऑफ हीट चेंज होता है वो भी बहुत कम होता है। तो उस अमाउंट को कैलकुलेट कर पाना बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, डिफिकल्ट होता है। उस हीट को कैलकुलेट कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो वहां पे भी हमारा हेस लॉ बहुत 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 ज्यादा हमारे लिए यूजफुल होता है। ठीक है, तो एक तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इसको कैलकुलेट कर पाना, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेस लॉ यूज करते हैं। दूसरा, जब एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा होता है तो वो प्रोसेस इतनी ज्यादा स्लो होती है और उसमें जो हीट चेंज होता है वो इतना कम होता है कि वहां पे भी उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर पाना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो वहां पे भी हम लोग क्या यूज करते हैं, आपका हेस लॉ यूज करते हैं। ठीक है, और थर्ड जो यहाँ पे हम लोग हेस लॉ यूज करते हैं वो यूज करते हैं बेटा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर पाना ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंटली इम्पॉसिबल होता है बेटा। हर कंपाउंड का नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिन कंपाउंड्स की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर पाना क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं होता है। तो उन कंपाउंड्स के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने में हमारा क्या यूजफुल होता है, हेस लॉ यूजफुल होता है। तो ये तीन इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है बेटा, और इन तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को हम कैसे समझेंगे, विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स। तो एक एक करके हम इनके न्यूमेरिकल्स लेंगे, और ये न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। ओके बेटा, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ये डेटा हमें गिवन है बेटा क्वेश्चन में, ये तीन इक्वेशन गिवन है, इन तीनों का डेल्टा एच हमें गिवन है, और हमें क्वेश्चन में पूछा है विद द हेल्प ऑफ दीज डेटा, इन डेटा की हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हमें फाइंड आउट करना है। यानी मीथेन बनने के टाइम पे जो इंथैल्पी चेंज हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज डेटा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमारा जो चीज बन रही है वो क्या है बेटा, मीथेन है। ठीक है, अब अगर आप ये रिएक्शन देखते हो तो इस तीनों रिएक्शन में जो थर्ड रिएक्शन है बेटा, ठीक है, थर्ड रिएक्शन में देखो आपको मीथेन दिख रहा है। ठीक है, और मीथेन किस साइड है, हमारा रिएक्टेंट साइड है। लेकिन हमें ये चाहिए कहाँ, हमें ये चाहिए आपका प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फाइंड आउट करना है। तो मीथेन हमें कौन सी साइड चाहिए, मीथेन हमें चाहिए प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये जो थर्ड रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, उल्टा करने से जो नई रिएक्शन हमें यहाँ पे मिलेगी बेटा, वो रिएक्शन कौन सी मिलेगी, मान लो मैं उसको फोर्थ रिएक्शन लिख देती हूँ। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी CO2 गैस plus 2H2O liquid, it gives CH4 gas plus 2O2 gas। मैंने रिएक्शन उल्टी कर दी। ठीक है, जो प्रोडक्ट था उसको मैंने रिएक्टेंट लिख दिया, जो रिएक्टेंट था उसको मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। और जब भी हम ऐसा करते हैं बेटा तो उस समय जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो भी उल्टी हो जाती है। मतलब अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में है इट बिकम्स पॉजिटिव, एंड अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है देन इट बिकम्स नेगेटिव। तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू हमारी क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। वैल्यू उतनी ही रहेगी, सिर्फ क्या चेंज होगा, साइन चेंज होगा रिएक्शन के रिवर्स होने से। ठीक है, सो डेल्टा एच बिकम्स प्लस 890.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हो गया। लेकिन सिर्फ मुझसे क्या पूछा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन पूछा है।
तो यहाँ पे तो O2 भी बन रहा है, तो यानी इस O2 को तो मैंने यहाँ से क्या करना होगा, हटाना होगा, तब जाके मेरा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन आएगा। ठीक है, तो अब देखो बची ये दोनों रिएक्शंस। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शंस में देखो यहाँ पे जो ये फोर्थ रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड है और फर्स्ट वाली रिएक्शन में भी प्रोडक्ट में एक कार्बन डाइऑक्साइड है। इस वाली रिएक्शन में, फोर्थ रिएक्शन में यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि सेकंड वाले में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं प्रोडक्ट साइड में, 1। तो अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने सेकंड वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। सो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी 2H2 गैस प्लस O2 गैस। कैसे, क्योंकि हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा, इट गिव्स 2H2O लिक्विड। और जब हम ऐसा करते हैं, अगर हम रिएक्शन को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या किसी भी चीज से डिवाइड कर रहे हैं कोई भी नंबर से, तो जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वो भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगी या सेम नंबर से क्या होगी, हमारी डिवाइड होगी। तो यहाँ पे अब डेल्टा H की वैल्यू हो जाएगी -2 इंटू 285.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी -571.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखो ये मान लो हमारी फिफ्थ इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगी, ऐड इक्वेशन 1, 4 एंड 5। इन 3 इक्वेशन को अगर मैं ऐड करती हूं, तो देखो बेटा क्या होगा, यहां का जो CO2 है फोर्थ इक्वेशन का, CO2 है, आप एक काम कीजिएगा, इन तीनों के प्रोडक्ट को एक साइड, रिएक्टेंट को एक साइड लिखिएगा पहले, फिर प्रोडक्ट को। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट के रिएक्टेंट लिखते हैं, C सॉलिड प्लस O2 गैस। ठीक है, प्लस अब फोर्थ का रिएक्टेंट लिखते हैं, CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। ठीक है, अब फिफ्थ के रिएक्टेंट लिखते हैं, 2H2 गैस प्लस O2 गैस। आ गए सारे रिएक्टेंट। अब यहीं पे प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट में सबसे पहले तो क्या आएगा, CO2 गैस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। अब देखो बेटा, यहाँ भी CO2 गैस है, यहाँ भी CO2 गैस है और दोनों 1-1 है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यहाँ भी 2H2O है, यहाँ भी 2H2O है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ देखो O2 यानी 2 O2 है, 2 O2 है, और यहाँ भी कितने O2 हैं, 2 O2 हैं, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो अब क्या बची इक्वेशन देखो, CS प्लस 2H2 गैस gives CH4 gas, and this is the enthalpy of formation of methane। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मीथेन बन रहा है, मीथेन के अलावा कुछ भी नहीं बन रहा है, यानी इस इक्वेशन में जो हीट चेंज आएगा वही हमारा क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन होगा। और वो हमारा कैसे निकला, फर्स्ट इक्वेशन की इंथैल्पी प्लस फोर्थ इक्वेशन की इंथैल्पी प्लस फिफ्थ इक्वेशन की इंथैल्पी को ऐड करके। तो ये क्या आएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू -393.7 प्लस 890.4 प्लस -571.6। ठीक है, और इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपका -74.9 किलो जूल पर मोल, एंड दिस इज द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। क्लियर, दैट इज -74.9 किलो जूल पर मोल। तो इस डेटा की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, जो कि एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर पाना क्या था, डिफिकल्ट था। क्लियर हो बेटा।
ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल टॉक अबाउट द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में एक तो हमें दे रखा है इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, दूसरा दे रखा है हमें इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड, ठीक है। और पूछा हमें क्या है, हमें पूछा है कि जब आपका ग्रेफाइट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, डायमंड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो उस समय जो इंथैल्पी चेंज है वो कितना आएगा, ये चीज हमें पूछी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन हमें यहाँ पे क्या है, गिवन हमें है इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट एंड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड, ठीक है। तो कंबशन हमें पता है, ऑब्वियस सी बात है, कंबशन में हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो वहां पे जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो सी हमारा क्या है, मान लो ये हमारा ग्रेफाइट है, ठीक है। इस ग्रेफाइट को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। जब हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, CO2 गैस बना रहा है, ठीक है। ये है हमारा ग्रेफाइट का कंबशन। अब यहीं पे हमारा किसका कंबशन होगा, डायमंड का कंबशन भी होगा। तो वो रिएक्शन क्या आ जाएगी, वो रिएक्शन हो जाएगी सी डायमंड प्लस O2 गैस, इट गिव्स CO2 गैस, ठीक है। और इन दोनों की इंथैल्पी हमें गिवन है, इन दोनों की इंथैल्पी हमें गिवन है। इसकी इंथैल्पी कितनी है, इसकी इंथैल्पी हमें दे रखी है 393.5 किलो जूल पर मोल, 393.5 किलो जूल पर मोल इसकी इंथैल्पी हमें दे रखी है। और इसकी इंथैल्पी हमें कितनी दे रखी है, इसकी इंथैल्पी दे रखी है 395.4 किलो जूल पर मोल, ये इंथैल्पी हमें इसकी दे रखी है। अब दोनों की इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है, इसीलिए मैंने इनके आगे क्या साइन दे दिया है बेटा, नेगेटिव, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमारी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। और हमें पूछा क्या है, इंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड, यानी कि जब आपका जो ग्रेफाइट है वो ग्रेफाइट किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो ग्रेफाइट कन्वर्ट हो रहा है आपका डायमंड में, तो उस समय जो हमारा इंथैल्पी चेंज है वो हमसे यहाँ पे क्या है, पूछा गया है, जो कि एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन क्या है बेटा, सेकेंड है, ठीक है। अब देखो, हमें ग्रेफाइट चाहिए रिएक्टेंट साइड में और डायमंड चाहिए प्रोडक्ट साइड में, तो हम सेकेंड को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। सेकंड को रिवर्स करोगे तो जो थर्ड इक्वेशन आएगी हमारी वो क्या आएगी, CO2 गैस, इट गिव्स C डायमंड प्लस O2 गैस। और इस समय जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कहा था अगर रिएक्शन रिवर्स होती है तो डेल्टा H की वैल्यू भी रिवर्स हो जाती है, सो इट बिकम्स प्लस 395.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन थर्ड। अब अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, C ऑफ ग्रेफाइट प्लस O2 ऑफ गैस प्लस CO2 गैस, इट गिव्स, रिएक्टेंट कंबाइन हो गए। अब प्रोडक्ट कंबाइन करेंगे तो CO2 गैस प्लस C डायमंड प्लस O2 गैस, ठीक है। अब ये अगर करेंगे तो O2 गैस और O2 गैस कैंसिल होगा, ठीक है। CO2 गैस और CO2 गैस कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, C ऑफ ग्रेफाइट, इट गिव्स C ऑफ डायमंड, यानी ग्रेफाइट किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रेफाइट कन्वर्ट हो रहा है डायमंड में। तो यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, इसको और इसको ऐड करके, यानी कि -393.5 प्लस 395.4, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी प्लस 1.9 किलो जूल पर मोल। तो जो इंथैल्पी चेंज हो रहा है यहाँ पे वो कितना हो रहा है बेटा, प्लस 1.9 किलो जूल पर मोल का हो रहा है, जब ग्रेफाइट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा डायमंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर। सो इस वे में हम लोग हेस लॉ की हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन की इंथैल्पी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर।
इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक में, हेल्पिंग बुक्स में काफ़ी मिल जाएंगे बेटा। इस टाइप के क्वेश्चंस अपने आप से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आएंगे तो मुझे बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको ज़रूर बताऊंगी। क्लियर बेटा? ठीक है, सो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। देन विल टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हम क्या देखेंगे कि जब आपका इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो रहा है, यानी हाइड्रेशन जिस समय हो रहा है, तो उसकी इंथैल्पी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फाइंड आउट करना है। किसका? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का। ठीक है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जब आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O में कन्वर्ट होता है, तो उस समय जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमें मिलती है वो हमने फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज टू डेटा। ये डेटा हमें दे रखा है, ठीक है, ये डेटा हमें दे रखा है। जब आपका CuSO4 आपका क्या होता है, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होता है वो कितना होता है, और जब CuSO4.5H2O को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस समय जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमें मिलता है वो कितना मिलता है। ठीक है, इन दोनों के बेसिस पे हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जब हमारा CuSO4 है ये 5H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CuSO4.5H2O बनाता है, तो उस समय डेल्टा H की वैल्यू कितनी आती है ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दिस इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इनटू CuSO4.5H2। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्वस लिखा है इसका मतलब क्या है बेटा, थोड़ा सा ये समझना बेटा। यहाँ पे एक्वस का मतलब वाटर है, यानी यहाँ पे कोई फिक्स वाटर की वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ पे वाटर की वैल्यू फिक्स है, दैट इज 5H2। 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो 5 ही वाटर के मॉलिक्यूल हैं। एक्वस का मतलब कितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हो सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं है वो 5 ही हो, वो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो यानी ये चीज हमने क्या करनी है बेटा, आपकी फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। कैसे? फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, CuSO4 जो सॉलिड था उसने क्या किया, 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, CuSO4.5H2O बनाया। ठीक है, और उसके बाद इस CuSO4.5H2O ने मिलके बचे हुए वाटर के साथ, बचे हुए यानी इसमें जो एक्वस है वो बचा हुआ है, 5 वाटर मॉलिक्यूल मैंने हटा दिए, उसके बाद जो बचे हुए वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके उसने क्या बना दिया, CuSO4 एक्वस बना दिया। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कह रही हूँ, कि यहाँ पे क्या है, जो CuSO4 सॉलिड था वो वाटर में मिला, वाटर में डिसॉल्व हुआ और उसने क्या बना दिया, CuSO4 एक्वस बना दिया। अब जो उस वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, पहले मैंने क्या किया, 5 वाटर के मॉलिक्यूल अलग किए। ठीक है, मैंने कहा कि पहले CuSO4 ने 5 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके CuSO4.5H2O बनाया, और उसके बाद उसने बचे हुए वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, CuSO4 बना दिया। ठीक है, मान लो यहाँ पे जो डेल्टा H था वो मेरा Q1 था, और यहाँ पे जो डेल्टा H था वो मेरा Q2। ठीक है, तो बेसिकली Q1 प्लस Q2 क्या आएगा, -66.5, क्योंकि बन तो ये वही रहा है ना, इनिशियली ये था, फाइनली ये है, इनिशियली ये, फाइनली ये। ठीक है, तो बन तो ये वही रहा है, हेस लॉ तो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, इसी की ये 2 स्टेप्स है। ठीक है, ये 2 स्टेप्स हैं, वन के 2 स्टेप्स है, तो चाहे वो एक स्टेप में हो चाहे दोनों स्टेप में हो, जो अमाउंट ऑफ हीट चेंज होगा वो इक्वल होगा, यानी Q1 प्लस Q2 किसके इक्वल होगा, -66.5 के। ठीक है, लेकिन ये वाली इक्वेशन देखो, जो ये वाली इक्वेशन है ये तो सेम इसके जैसी है। ठीक है, यानी इसके केस में जो डेल्टा H की वैल्यू है वही डेल्टा H की वैल्यू यहाँ भी होगी, यानी Q2 यहाँ पे कितना आएगा, Q2 आएगा +11.7। ठीक है, तो Q1 प्लस 11.7 इज इक्वल टू -66.5। ठीक है, सो Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -66.5 -11.7, और अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 78.2 किलो जूल पर।
तो ये कब हमारा एंथैल्पी चेंज होगा, जब जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है वो सिर्फ कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, तब हमारा एंथैल्पी चेंज कितना होगा, Q1 विच इज -78.2। आ रहा है ना बेटा। तो बेसिकली ये दोनों इक्वेशन क्या बता रही है कि जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है वो जब वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो वो एंथैल्पी चेंज कितना दे रहा है। अब वो वाटर कितने, 5 ही वाटर के मॉलिक्यूल तो नहीं होंगे ना बेटा, वहां पे आपका 1 मोल होगा, 2 मोल होगा, जितना भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये बता रहा है कि CuSO4.5H2O जब वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो कितना बना रहा है। सो बेसिकली ये नहीं बता रहा है कि जब CuSO4 सिर्फ 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तब एंथैल्पी चेंज कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए हमने फर्स्ट रिएक्शन को 2 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया कि पहले CuSO4 जब 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है तो एंथैल्पी चेंज Q1 आ रहा है, और फिर जो 5 के साथ रिएक्ट करके जो बनाया उसने बचे हुए वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये बनाया, तो एंथैल्पी चेंज कितना हो गया, Q2। लेकिन Q1 प्लस Q2 कितना आएगा, इसके इक्वल आएगा, और Q2 हमारा किसके इक्वल है, दूसरी वाली इक्वेशन के इक्वल है। तो वहां से हमारा क्या निकल जाएगा, Q1 निकल जाएगा, जो कि ये बताएगा कि जब CuSO4 सिर्फ 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उस समय एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है। क्लियर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए हो बेटा, और इन क्वेश्चंस के थ्रू जो एप्लीकेशन है हेस लॉ का वो भी समझ में आया हो। हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स काफ़ी दे रखे हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, हेल्पिंग बुक्स में भी दे रखे हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिएगा। और उन न्यूमेरिकल से रिलेटेड अगर कहीं पे भी कोई डाउट है बेटा तो मुझे बताइएगा, और अगर इन न्यूमेरिकल्स को देख के आप वो न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली कर पा रहे हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। So that's all for today. I'll meet you in my next video with the new topic of a chemistry. Thank you so much.